हेलो एवरीवन। गोल्डन रेज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे और इसका व्याख्यात्मक हल देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में भी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित 38 क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया है। सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी, खाली जगह है यहाँ पे, की वजह से होता है। ठीक है, पूछा गया है कि विकासशील देश में बेरोजगारी का कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है उत्पादन के पूरक कारकों की कमी, मौसमी कारक, प्रभावी मांग में कमी, एक नौकरी छोड़कर दूसरा पकड़ने में। तो इसका सही विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जो विकासशील देश होते हैं वहां पर उत्पादन के पूरक कारकों की कमी की वजह से बेरोजगारी ज्यादा होती है। देखिए ऐसा होता है, लोग जो है काम करने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन उन काम को करने के लिए, ठीक है, वो काम प्राप्त करने के लिए जो पूरक कारक होते हैं, ठीक, उनकी कमी होती है, इसलिए वो काम को ही नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक, खेत नहीं है, या फिर लघु किसान जो छोटे किसान हैं, उनके बीच में ऐसी बेरोजगारी देखने को ज्यादा मिलती है। इसका जो मुख्य कारण है, सबसे ज्यादा मेन कारण क्या है, किसानों द्वारा अपर्याप्त भूमि पर, मतलब उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है ना, कम जमीन है, और उस पर कैसी वो खेती करते हैं, मौसम पर आधारित खेती करते हैं, और खेती में उपकरणों का कम से कम प्रयोग करते हैं। ये चीज है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी की वजह से एक विकासशील देश में बेरोजगारी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर यह पूछा है कि भारत का जो मौसम विज्ञान केंद्र है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है असम, मेघालय, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है वो लद्दाख के लेह में है। कहाँ है? लद्दाख के लेह में है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? लद्दाख के लेह में। ऊंचाई कितनी है? 3500 मीटर समुद्र तल से। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे पहला कौन सा बना था, ये वाला कौन सा है? अधिक ऊंचाई वाला सबसे पहला। ठीक है, लेकिन पहले की बात की जाए तो पहला जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो अरुणाचल प्रदेश में। कहा? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बनाया गया था। ठीक, सबसे पहला तो ये जो लद्दाख लेह वाला हो गया ये दूसरा है, लेकिन ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो पहला है। ठीक है, अच्छा अब इसका जो उद्घाटन कब किया गया था? 29 दिसंबर 2020 को। ये जो है 29 दिसंबर 2020 को इस मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि देश का पहला मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पहला कौन सा है, तो ये लद्दाख और लेह में हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, पूछा है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है देवपाल प्रथम, धर्मपाल, गोपाल और देवपाल द्वितीय। ये सभी राजा जो है ये पाल वंश से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए ये सभी राजा किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी। ठीक है, 8वीं शताब्दी में क्या था, पाल राजवंश जो थे, पाल जो राजवंश था, ठीक है, उसके शासक धर्मपाल, इसमें ऑप्शन कौन सा है? दूसरा, ये धर्मपाल जो थे, इन्हीं के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब विक्रमशिला ये स्थित कहाँ है? ये जो है बिहार, ठीक है, बिहार राज्य के आधुनिक शहर भागलपुर में है। ठीक, बिहार के भागलपुर। ठीक, यहाँ था ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, अच्छा अब देखिए देखा जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समकालीन ही क्या था, वो नालंदा विश्वविद्यालय भी था। ठीक है, और ये भारत में बौद्ध शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन याद रखेंगे, क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है,
भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो ओवेन मेरिडिथ पेन नेम से, ठीक है, ओवेन मेरिडिथ पेन नेम से पोएम्स लिखा करता था। ठीक है, पोएम लिखा करता था मतलब जैसे किसी ने कोई कविता लिखी और यहाँ पर अपना नाम, ठीक, तो लेखक का नाम, अपना नाम जो वास्तविक था उसको नहीं लिखा है, कविता लिखने के लिए जिस नाम का यूज करता था, ठीक, उसको बोलते हैं पेन नेम। तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका 3, लॉर्ड लिटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? एटना इटली, ठीक, दूसरा है फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, क्राकाटोआ मलेशिया। सभी ज्वालामुखी के नाम दिए गए हैं। तो एटना इटली ये भी सही है, फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, लेकिन क्राकाटोआ जो है, ठीक है, क्राकाटोआ या इसका दूसरा नाम क्या है? क्राकाटाऊ भी है। ठीक, क्राकाटोआ या फिर क्राकाटाओ या फिर क्राकाटाऊ, ठीक है, बड़ा ऊ आता है इसमें। ये मलेशिया में नहीं स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये मलेशिया में ना होकर के कहाँ है? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी मलेशिया में नहीं होकर के कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। और जावा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच एक जलडमरू मध्य है, उसी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा था? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में है, ना कि मलेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन दे हैं धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ और महाबलेश्वर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, पारसनाथ जो है वो, इसकी ऊंचाई जो है 1366 मीटर है। कितनी? 1366 मीटर। 1366 मीटर की ऊंचाई के साथ ही जो है पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, अच्छा अब बात की जाए तो पारसनाथ जो है ये झारखंड का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये झारखंड का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है समान परमाणु संख्या, ठीक है, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या। कहने का मतलब यह है कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, ऐसे तत्व तो क्या कहलाते हैं? ठीक है, समान परमाणु क्रमांक, ठीक, समान परमाणु क्रमांक लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो तो समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं ना, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, अगर जिनका परमाणु भार समान हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समभारिक। ठीक है, समभारिक। अंग्रेजी की बात की जाए तो समस्थानिक इंग्लिश क्या होती है? आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। और समभारिक की क्या होती है? आइसोबार, VARS। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जिनके परमाणु भार समान होते हैं वो समभारिक कहलाते हैं और जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? धोने के सोडे का उपयोग, धोने का सोडा मतलब धावन सोडा, ठीक है, धोने का सोडा मतलब धावन सोडा का उपयोग खाली जगह होता है। अब यहाँ पर दिए गए हैं कथन कुछ। पहला है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, दूसरा है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए और घरों में सफाई करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो धावन सोडे के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए धावन सोडे का रासायनिक नाम जो होता है, ये जो धावन सोडा लिखा हुआ है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया रासायनिक नाम। ठीक है, आज रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो होता है Na2CO3। ठीक है, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र हो गया ये। इसे धावन सोडा भी कहते हैं और धोने का सोडा भी कहते हैं, इंग्लिश में वॉशिंग सोडा। ठीक है, और सोडा ऐश भी बोल देते हैं, इसको सोडा क्रिस्टल भी बोल देते हैं। अच्छा, अब देखिए इसका जो जलीय घोल होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसको जल में घोलने पर जो घोल बनेगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक, और इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए भी करते हैं। ठीक, और जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर पहला क्या है? जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, बिल्कुल सही है ये।
पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए नहीं। ये देखिए जीवाणुओं को नहीं मारता है, जीवाणुओं को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, जीवाणुओं को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन इसका यूज करते हैं। घरों में सफाई, जब यहाँ पर कपड़े साफ हो रहे हैं, ठीक, हमने बताया ना कपड़े साफ करने के लिए, तो घरों की सफाई के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 सही है और कथन नंबर 3 सही है, दूसरा सही नहीं। अब विकल्प चुन लेंगे यहाँ पर, केवल 1 तथा 2 नहीं, केवल 1 तथा 3, यही बड़ा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज बता दें। ये जो लिखा है धावन सोडा, इसका तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, धावन सोडा धोने का, और खाने का सोडा उसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें बाई और जुड़ जाता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाता है, Na2 हट जाएगा, H हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, ये होता है किसका, ये होता है खाने वाले सोडे का। ठीक, खाने वाला सोडा। ठीक है, सोडियम ये आएगा सोडियम, ठीक है, बाई और कार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट रासायनिक नाम हो गया और रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ योग्यताएं दे रखी हैं इन्होंने। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है भाई, है ना, सही बात है। वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, भाई दिवालिया घोषित होगा तब थोड़ी ना सदस्य बन सकता है, तो गलत है। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो। देखिए यहाँ पर इन्होंने 30 वर्ष दे रखा है, वैसे 25 ईयर्स यहाँ पर है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 25 से तो ज्यादा है कुल मिलाकर के। तो ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3, 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और इस बात का वर्णन कहां पर है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 84। ठीक, अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता का निर्धारण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए। अच्छा, मिलना चाहिए का मतलब ये है, देखिए भारतीय संसद को कितने भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा। ठीक है, पहला क्या होता है, लोकसभा, और दूसरा भाग होता है राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो इन्होंने ये कहा है कि भारतीय संसद को कम से कम मिला, पूरी संसद ये इनको कम से कम मिलना चाहिए। ऑप्शन, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक, एक वर्ष में कम से कम 2 बार राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, मतलब बुलाई जाती है। ठीक है, 6-6 वर्षों के अंतराल पर, 6-6 महीनों के अंतराल पर। ठीक है, तो इसका जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये भी बताया गया। ठीक, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो एक निश्चित अंतराल पर प्रत्येक सदन को आहूत करने का अधिकार रखता है अपने पास। ठीक है, और संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। चलिए ये ऑप्शन नंबर तो इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। अब देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और चैप्टर कौन सा हमारा, पाचन या फिर पोषण जिनको बोल देते हैं। ठीक है, तो आहार नाल इन्होंने पूछा है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल की बात की जाए तो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है ना, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल, ठीक है, अमाशय, और फिर क्या आएगा, छोटी आंत आएगी, फिर बड़ी हाँ बड़ी आंत। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ग्रसनी, क्षुद्रांत, छोटी आंत होती है, ठीक है, बृहतांत्र और मुख गुहा। तो यहाँ पर सही जवाब जो है यहाँ पर मुख गुहा होगा। ठीक है, मुख गुहा, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, मुख गुहा। तो यहाँ पर अगर सबसे लंबे भाग की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ये दूसरा वाला, छोटी आंत जो होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, क्षुद्रांत या फिर इसी को बोल देते हैं छोटी आंत। ठीक है, अच्छा अब इसकी लंबाई की बात की जाए तो औसत लंबाई जो है एक वयस्क पुरुष में 6.9 मीटर। ठीक है, पुरुष की बात हो रही है, वयस्क पुरुष में 6.9 मीटर और वयस्क स्त्री में 7.1 मीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगर थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो जो पाचन तंत्र होता है ये हो गई मुख गुहा, ऐसे ही थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, मुख गुहा, दांत हो गए, ठीक इस तरीके से। ठीक, और ये जीभ, जीभ की संरचना हो गई। ठीक, और यहाँ पर से ये देखिए इस तरीके से जो है ये ग्रसनी हो गई, ठीक, ग्रासनाल हो गई है, ऐसे ही यहाँ पर। और फिर क्या होगा, ये आमाशय बनेगा है, आमाशय। ठीक, इस तरीके से ये
ऐसे, ठीक। और यहीं पर क्या होता है, लिवर हो जाएगा, ये लिवर। और यहाँ पर पित्ताशय होगा, ठीक, इसमें पित्त रस इकट्ठा होता है। और यहाँ पर क्या होगा, पैंक्रियाज होगा, जिसको अग्न्याशय बोलते हैं, ये अग्न्याशय हो गया, ठीक है। और ये देखिए आंत इस तरीके से छोटी वाली आंत हो जाएगी, ठीक, इस तरीके से बनती हुई चली आएगी, ये छोटी आंत है, ठीक, इस तरीके से। और फिर यही यहाँ पर से फोल्ड होकर के बन जाती है बड़ी आंत, ठीक, ये बड़ी आंत होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पास आएंगे और यहाँ पर से ये मलद्वार हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक एक अपेंडिक्स होती है इस तरीके से, ठीक है, ये समझना। तो इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया है, कहा है अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे, क्या कहा है, ऐसे अंग जिनकी संरचना तो एक जैसे, जिनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, ठीक, कैसे बने हैं वो चीज भिन्न है परंतु कार्य समान हो, ठीक, वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर समरूप अंग, समजात अंग, विषम रूप और समधर्मी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, समरूप अंग कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे अंग जिनकी मूल रचना तो अलग अलग होती है ना, लेकिन वे एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं और समान कार्य करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो किसी पक्षी के पंख ले लीजिए, ठीक, किसी कीट के पंख ले लीजिए और चमगादड़ के पंख ले लीजिए, दिखने में और कार्य करने में तो एक ही जैसे है ना भाई। किसी कीट का पंख वो भी दिखता पंख जैसा, और पक्षी का भी पंख पंख जैसा है, और चमगादड़ का पंख भी पंख ही जैसा दिखाई पड़ रहा है ना। लेकिन अगर संरचना की बात की जाए तो तीनों की संरचना अलग अलग होती है, ठीक है। परिभाषा हो गई, ऐसे अंग जो दिखने में एक जैसे हो और जिनके कार्य भी समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, वो समरूप अंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिसिटी का है। पूछा गया है किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोध ब्रैकेट में दिया है ओम में कितना होगा। तो सबसे पहले यही लिख लेंगे, क्या पूछ दिया इन्होंने, आर पूछ दिया है। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है। इसमें से 0.2 एम्पियर लिखना चाहिए था, ठीक है। धारा प्रवाहित होती है, अब धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, कितनी है 0.2 एम्पियर, ठीक है भाई। 0.2 को थोड़ा सा सही लिख लें, 0.2 एम्पियर प्रवाहित होती है तथा विभवांतर कितना है 8 वोल्ट, वी को, ठीक है, वी विभवांतर को वी से लिखते हैं, कितना है 8 वोल्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सूत्र होता है, V बराबर आई आर, ये फार्मूला भी होता है। विभवांतर जो है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज पता है वो लिख लेंगे, V दे रखा है 8 बराबर आई दे रखी है 0.2 इंटू आर हमको पता करना है, तो 2 को इधर पक्षांतरित कर लेंगे तो आर बराबर क्या होगा 8/0.2, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो काटेंगे जब कितना आएगा 2 चक्कू 8, 40, ठीक है, 40 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, पहला, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा गया है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान खाली जगह। अब इसमें से आपको देखना है गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में कुछ बात हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए भाई पहला ऑप्शन क्या है, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। पहले तो आप विषुवत वृत्त जान लीजिए, विषुवत वृत्त क्या होता है। देखिए अगर हम पृथ्वी ग्लोब थोड़ा बनाए तो इस तरीके से ये हमने ग्लोब बना लिया, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए ग्लोब की कुछ संरचना बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा ये जोड़ देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, इस तरीके से। अब अगर हम विषुवत मतलब भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा होती है, ठीक, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो भूमध्य वृत्त है पूरा बनेगा ना भाई, गोला है पृथ्वी तो ये पूरा बनेगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये विषुवत वृत्त हो गया, ठीक है, की अपेक्षा ध्रुवों पर, ध्रुव कौन से होंगे, ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, समझना सही से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है कि विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है जी का मान, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर कम होता है, ठीक, उल्टा लिख दिया उन्होंने, मतलब विषुवत वृत्त पर क्या कह दिया कि ज्यादा होगा और ध्रुवों पर कम होगा। अगला क्या है, दक्षिणी ध्रुव की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर जी का मान ज्यादा होगा और दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान कम होगा। अगला, उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव पर अधिक होगा, सेम उल्टा पूछ दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा पहले जान लेंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व त्वरण के बारे में, ठीक है, जी के बारे में।
देखिए ऐसा होता है, तो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर, ये देखिए ये वाली जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, इस पर सबसे कम होता है ना, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, मतलब यहां से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे इधर बढ़े और चाहे इधर बढ़े, ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, त्वरण के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, त्वरण के मान में वृद्धि होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा इसमें विकल्प से हो जाएगा हमारा। ये देखिए पहला पढ़ करके देखिए, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, यही तो बताया है। विषुवत वृत्त मतलब विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, सीधे शब्दों में याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कोलकाता, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो भारत के साथ ही साथ एशिया में भी हीरे की खान वाला एकमात्र राज्य है। ठीक है, और कहां पर होती है ये खान, कहां पर है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। ठीक, मध्य प्रदेश का जो एक जगह है पन्ना, ठीक, पन्ना, ये जो है हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक, टेलीफोन, पानी के नीचे की केबलों, अब खाली जगह है, द्वारा जुड़ा होता है। अब इसमें भरना है आपको, देखिए समझेंगे पहले। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक, और पृथ्वी पर महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ऐसे ही। अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी सब क्या सागर महासागर है ना। तो अब इंटरनेट के द्वारा सभी कनेक्ट हैं, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं से तो केबल गए होंगे ना, समुद्र के अंदर अंदर केबलों के माध्यम से ये जुड़े होते हैं। तो वहां पर पूछा इन्होंने केबलों और किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा? नहीं, अभी तो इंटरनेट बना ही नहीं। ये पुस्तकें, ये भी गलत। पब्लिक टेलीफोन बूथ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं ऑप्शन का। उपग्रहों, बिल्कुल, सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर केबलें और सैटेलाइट्स के माध्यम से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, भारत का पहला उपग्रह था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला भी है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है भारत का पहला उपग्रह कौन था। देखिए अगर भारत का पहला उपग्रह पूछा जाए तो इसमें आर्यभट्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक, आर्यभट्ट जो है इसरो, ISRO, ठीक, इसरो के द्वारा निर्मित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो है इसरो द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह था। ठीक, लेकिन बात ये हुई थी कि इसको लॉन्च नहीं कर पाया था भारत। लॉन्च कैसे किया गया था? सोवियत संघ मतलब रूस, ठीक, इसकी सहायता द्वारा 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। बनाया किसने? भारत ने। लॉन्च किसने किया? सोवियत संघ ने। ठीक है, सोवियत संघ ने। ठीक, लेकिन यहां पर जो रोहिणी लिखा हुआ है ये भारत में ही बना और भारत में ही लॉन्च हुआ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन गए कि भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। अगर पूछा जाए भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह और भारत द्वारा ही लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन था? तो रोहिणी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए कमेंट करके पूछ लेना भाई, कोई भी कंफ्यूजन अगर है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? इंग्लिश में भी रखा है इन्होंने। ठीक है, लोसांग त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब पहला है, सिक्किम। ठीक है, जो लोसांग है वो सिक्किम के वार्षिक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसको वार्षिक हार्वेस्ट, हार्वेस्ट की हिंदी क्या होती है? फसल की कटाई। ठीक है, तो सिक्किम में जो लोसांग त्योहार है वो वार्षिक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको। और यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिन तक चलता है। जो ये लोसांग त्योहार है ये 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, 4 दिनों तक चलता है और यह फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, चाहे अंग्रेजी में इसको हार्वेस्ट कह लें, हार्वेस्ट फेस्टिवल, या फिर हिंदी में फसल की कटाई के उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो देखिए आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो ब्रिटिश भारत, उस भाई भारत उस टाइम पर ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच 1839 से 1942 के बीच लड़ा गया था। 1839 से 1842, सॉरी 1900 बोल दिया था पहले मैंने। ठीक, तो 1839 से 1842 के बीच। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1839, इसमें 43 हो गया, 33 हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, 1839 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति। यहाँ पर तमिल भाषा में सबसे पुराना साहित्य कृति पूछा है इन्होंने, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2, इसको याद रखेंगे आप लोग, तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम जो है, तोलकाप्पियम ये सबसे पुरानी तमिल साहित्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है जर्मनी ने, खाली जगह है, को आर्मस्टाइस संधि पर हस्ताक्षर किए और पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। यहाँ पर डेट पूछी गई है कि जर्मनी ने किस डेट को हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो थे इसमें दो पक्ष थे, एक था धुरी राष्ट्र और एक पक्ष था मित्र राष्ट्रों का। ठीक, मित्र राष्ट्रों का। अब देखिए धुरी राष्ट्रों की तरफ से हिटलर तानाशाह था जर्मनी का, तो धुरी राष्ट्र में नंबर 1 पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी प्रमुख थे। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, ये सभी में इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि जर्मनी ने किस डेट को आर्मस्टाइस, अब ये युद्ध जो शुरू हुआ था भाई खत्म होगा तो किसी न किसी संधि पर ही तो खत्म होगा। ठीक है, तो संधि हुई थी, तो कह रहे हैं कि किस डेट को हुई थी। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही, 11 नवंबर 1918 को आर्मस्टाइस की संधि पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे, तब जाकर के पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अब देखिए संधि तो हुई थी, लेकिन इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी जर्मनी के लिए। क्या शर्तें थी। नंबर 1, निशस्त्रीकरण होगा, मतलब आप शस्त्र नहीं रखेंगे। जर्मनी की सेना को विघटित किया जाएगा, जो संयुक्त सेना थी उसको क्या कर दिया जाएगा, विघटित कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है, और दुश्मन देश जो भी जर्मनी ने दूसरे देशों की भूमि कब्जा की थी, ठीक, युद्ध के दौरान, उसको तत्काल प्रभाव से छोड़ना होगा। और मित्र राष्ट्र, जो भी मित्र राष्ट्र इधर थे हमारे, यहाँ के जो भी कैदी थे उनको भी छोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के आर्मस्टाइस की संधि जो है वो जर्मनी के लिए बहुत कठोर सिद्ध हुई, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जर्मनी को इसको इस डेट को स्वीकारना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थित है। ठीक है, अब देखिए इनमें से कहाँ स्थित है बताएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, कटक, उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है वो उड़ीसा राज्य के कटक शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है एशियाई खेलों में, मतलब आसियान गेम्स में हॉकी का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, हॉकी दो प्रकार की होती है, एक भाई फील्ड हॉकी होती है और एक आइस हॉकी होती है। ठीक है, तो कनाडा में आइस हॉकी होती है और भारत में फील्ड हॉकी होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ कब हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है आपका। ठीक है, ये टोक्यो जापान में 1958 ईस्वी में फील्ड हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है भारत दालों का उत्पादक है। ऑप्शन दिए गए, सबसे छोटा उत्पादक है, सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, भारत जो है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अच्छा अब केवल उत्पादक ही नहीं है, उपभोक्ता भी है दालों का सबसे बड़ा। ठीक है, और इसके अलावा ये आयात के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, वायुसेना में एयर कोमोडोर नहीं, यहाँ पर एयर कमांडर होना चाहिए। ठीक है, इससे एक पद ऊंचा होता है, यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, स्क्वाड्रन लीडर, एयर वाइस मार्शल, ग्रुप कैप्टन, एयर मार्शल, इनमें से किस पद से जो है एयर कमांडर एक पद ऊंचा होता है। तो यहाँ पर पहले तो पद पता होने चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा होता है। देखिए वायुसेना में सबसे बड़ा कौन होता है, वायुसेना मार्शल होता है। ठीक है, वायुसेना का मार्शल, एक मिनट, देखिए वायु सेना मार्शल,
ठीक है, सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद में एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल ऊपर वाले आ गए, ठीक है, मार्शल। इसके बाद में एयर मार्शल, एयर मार्शल, ठीक। फिर आएगा एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल। फिर आएंगे एयर कमांडर, एयर कमांडर, जिसका जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में, है ना, इसी के बारे में पूछा है। और इसके नीचे कौन आएंगे? ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, ठीक। अब यही देखिए, ग्रुप कैप्टन के नीचे कौन आएगा? विंग कमांडर, और विंग कमांडर के नीचे स्क्वाड्रन लीडर, और फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और फिर फ्लाइंग ऑफिसर, सबसे छोटा होता है फ्लाइंग ऑफिसर। अब यहाँ पर देख लेंगे, क्वेश्चन पूछा गया वायुसेना में एयर कमांडर इससे एक पद ऊंचा होता है, इसका मतलब एयर कमांडर के नीचे कौन है? ये देखिए, एयर कमांडर लिखा हुआ है, इसके नीचे कौन है? ग्रुप कैप्टन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब कारगिल युद्ध। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता भी होना चाहिए, ठीक है। कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, ये ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, बीजापुर इसके लिए जाना जाता है। पूछा है बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है गंभीर सूखा परिस्थिति के लिए, दूसरा है गोल गुंबज, तीसरा है अतिवर्षा, चौथा है गोमतेश्वर की मूर्ति। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 है। बीजापुर जो है वो गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। गोल गुंबज क्या है? गोल गुंबज जो है वो मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है, ठीक। गोल गुंबज जो है वो मोहम्मद आदिल शाह की समाधि, आदिल, एक मिनट, आदिल, ठीक है, ये आदिल शाह की समाधि, गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। और ये कहाँ स्थित है? ये बीजापुर, बीजापुर में स्थित। तो बीजापुर कहाँ है? वो कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, राष्ट्रगीत पहली बार इस वर्ष गाया गया। देखिए पहले तो जान लेंगे राष्ट्रगीत होता क्या। राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक। और राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन, ठीक, जनगण मन। तो यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम के बारे में पूछा है, ठीक है। सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए राष्ट्रीय गीत जो है वो 1896, एक मिनट, 1896 ईस्वी को सबसे पहली बार गाया गया था वंदे मातरम, ठीक है। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में, ठीक, कांग्रेस के अधिवेशन में। अब देखिए यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, ये ठीक है, छूट गया है। तो यहाँ पर ये मान लेंगे, कहीं पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1896 है, यहाँ पर गलत ऑप्शन देखें। यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है वो शायद राष्ट्रगान की वजह से दे दिए है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा राष्ट्रगान के बारे में भी जान लेंगे। यहाँ पर जो 1911 वाला ऑप्शन है ये, ठीक है, इस सन में राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में क्या पूछा गया है? 1586 में द लिटिल बैलेंस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ला बैलेंसिटा, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी थी? अब ये तो याद रखने वाली बात है, ये पुस्तक द लिटिल बैलेंस किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस दिन हुई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संघ यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। किस लिए हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए, ताकि भविष्य में विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। पूछा गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो लखनऊ में मुख्यालय है इसका। और स्थापना कब हुई थी? 14 जून 1989, 14 जून 1989 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4, ये भी लखनऊ में स्थित है,
ठीक है, केंद्रीय औषधि संस्थान और सुगंधित संयंत्र, ठीक है, और वैज्ञानिक ये जो है वो अनुसंधान संस्थान है, ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये चीज ध्यान देंगे, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है देवा, बाराबंकी, अच्छा दूसरा आल्हा महोबा से संबंधित, कर्मा मथुरा, कजरी मिर्जापुर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा कर्मा जो लिखा हुआ है, ठीक है, कर्मा, कर्मा जो है वो एक नृत्य है, कर्मा एवं शीला नृत्य है जो कि मथुरा से संबंधित नहीं है, ये सोनभद्र व मिर्जापुर से संबंधित है, मथुरा से नहीं, किससे है, सोनभद्र और मिर्जापुर, ठीक है, इनसे संबंधित है ये, बाकी सभी सही हैं। देवा जो है बाराबंकी से, आल्हा महोबा से, कजरी मिर्जापुर से, ठीक है, मिर्जापुर से ये भी है, कर्मा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो गया हमारा, सुमेलित नहीं है ये वाला, ठीक है, कर्मा जो है मथुरा से नहीं, किससे संबंधित है, सोनभद्र और मिर्जापुर से। 34 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है इसमें, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है कहाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कानपुर में अवस्थित है, ठीक है, कानपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है, अच्छा यहाँ पर चित्र दिया गया है ये, और पूछा गया है उपरोक्त संकेत क्या दर्शाता है, ठीक है, उपरोक्त संकेत क्या दर्शाता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, किसी भी तरफ पार्किंग नहीं। अब यहाँ पर देखिए पी का मतलब क्या है, पार्किंग, ठीक है, निशान क्या बना है, आप इधर भी पार्किंग कर सकते हो और इधर भी पार्किंग कर सकते हो, यहाँ पे कह दिया किसी भी तरफ पार्किंग नहीं, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। दूसरा दोनों तरफ पार्किंग है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही जवाब है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सारनाथ और कुशीनगर ये सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। ढोला लोकगीत कहाँ लोकप्रिय है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 है आगरा और मेरठ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ढोला और रागिनी का प्रचलन जो है वो पश्चिमी क्षेत्रों में है, ध्यान रखेंगे, जो ढोला और रागिनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ढोला और रागिनी, ठीक, इन दोनों का प्रचलन कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अर्थात आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र पड़ रहे हैं, आगरा भी पश्चिमी में, मेरठ भी पश्चिमी में, ठीक, बाकी में से कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 38 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं पूछा, ध्यान देंगे भाई। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये तो भाई सही है ना, सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापना हुई थी, 1887 में, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला नवचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में, ये भी बात सही है, ठीक है, मेरठ में लगता है। अगला भारत कला भवन कहाँ स्थित है, ये वाराणसी आगे दे रखे, तो ये भी सही है। चौरसिया नृत्य आगे दिया है गोरखपुर, नहीं, चौरसिया नृत्य जो है वो गोरखपुर में ना होकर के कहाँ से संबंधित है, ये जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है, ठीक, तो ये जौनपुर से संबंधित है, ठीक है। तो यही वाला जो मैचिंग थी वो गलत थी, इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, चौथा, ठीक है। तो इस तरीके से 38 क्वेश्चंस का हम लोगों ने व्याख्यात्मक हल देखा। अब देखिए पुलिस का जो पेपर होगा उसका पैटर्न भी यही लगभग है, हर विषय से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रखिए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।